हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर 7.4 टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक वर्ड आ रहा है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी सब्सटेंस का वाटर के अंदर डिज़ोल्व होना, मतलब वाटर के अंदर कोई सब्सटेंस कितना डिज़ोल्व हो सकता है उसे उतनी उसकी जो है वो सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ साल्ट्स की बात हो रही है। साल्ट्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है हाईली सॉल्युबल साल्ट। ये वो साल्ट होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा तादाद में जो है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, वाटर में हल हो जाते हैं। लेकिन एक तरह से के दूसरे साल्ट होते हैं जिसे कहते हैं स्प्रैंगली सॉल्युबल साल्ट, या फिर उससे जो है वो लेसली या स्लाइटली सॉल्युबल साल्ट भी कहा जाता है। तो स्प्रैंगली सॉल्युबल साल्ट ये जो है वो पानी में बहुत ही कम तादाद में हल होते हैं और ये जो है वो डिज़ोल्व कम होते हैं। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, जैसे कि हमारे पास साल्ट्स जो भी हैं, ये जब पानी में डिज़ोल्व होते हैं तो ये जो है वो अपने आयंस में टूट जाते हैं। एक कैटाइन होते हैं, एक एनाइन होते हैं। आयंस वो एटम्स या फिर वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके ऊपर एक तरह का चार्ज आ जाता है, क्योंकि वो जो है वो उनका जो बॉन्ड है वो टूट जाता है, उनका आयोनिक बॉन्ड जो बन चुका है वो टूट जाता है। तो आयोनिक कंपाउंड्स जो है वो जब भी पानी में डिज़ोल्व किए जाते हैं तो वो आयंस बनाते हैं। तो आइए देखें बुक में क्या कह रहा है। वेरियस आयोनिक कंपाउंड सच एज Ca3PO4 ये हमारे पास आयोनिक कंपाउंड है। AgCl है, BaSO4, ये सारे आयोनिक कंपाउंड्स हैं। ETC आर पार्शियली वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, कॉमनली नॉन एज ए स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट। ये जो साल्ट्स हैं ये सारे साल्ट्स हैं और ये आयोनिक कंपाउंड्स हैं। ये मतलब आयोनिक बॉन्ड के बने हुए हैं। ये स्लाइटली सॉल्युबल हैं, पानी में बहुत ही कम तादाद में ये हल होते हैं, डिज़ोल्व बहुत ही कम होते हैं, तो इन्हें जो है वो स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट कहा जाता है। जब भी हम इन्हें पानी में डिज़ोल्व करने की कोशिश करेंगे, पानी में जब इनको डुबोएंगे तो ये क्या होंगे, कुछ थोड़ी तादाद में जो है वो ये डिज़ोल्व होंगे, आयंस में टूटेंगे। उसके बाद जो है वो बहुत सारा साल्ट जो है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में हमारे बॉटम में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्रिस्टल्स की फॉर्म में वहाँ पर जमा हो जाएगा। तो ये जो है वो ज़्यादा तादाद में ये डिज़ोल्व नहीं होते हैं। तो CaSO4 is a slightly soluble salt. When it put into water, a very small part of becomes ionized. Ionized का मतलब है उसके आयंस में टूटना। तो आयोनिक कंपाउंड है, साल्ट जो है ये आयोनिक कंपाउंड है। और यहाँ पर जो है वो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट जो है ये एक स्लाइटली सॉल्युबल साल्ट है। जब इसे पानी में रखा जाता है तो क्या होता है, ये जो है वो इसका बहुत ही छोटा सा जो पार्ट है वो आयोनाइज होता है, वो टूटता है, मतलब पानी में बहुत ही कम डिज़ोल्व होता है। एंड सर्टेनली एन इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट। और जब वो ज़्यादा जो है वो डिज़ोल्व नहीं हो पाता है तो वहाँ पर जो है वो उस सॉलिड और उसके आयंस के बीच में एक तरह का इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है। वहाँ से जो है वो आयंस मिलकर वापसी जो है वो आयोनिक कंपाउंड बना रहे होते हैं और फिर से जो है वो आयोनिक कंपाउंड टूट रहा होता है बैक टू उन आयंस में। तो जितनी तेज़ी से जो है वो यहाँ पर जो है वो आयोनिक कंपाउंड डिज़ोल्व हो रहा होता है, आयंस में टूट रहा होता है, आयोनाइज हो रहा होता है, उतनी ही तेज़ी से जो है वो जो आयंस हैं वो मिलके वही आयोनिक कंपाउंड बना रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी एक तरह का इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, एक इक्विलिब्रियम यहाँ पर आ जाता है। इससे ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है और यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो जब भी हम किसी स्लाइटली सॉल्युबल साल्ट को जो है वो पानी में डालते हैं तो उसका थोड़ा सा हिस्सा जो है वो टूटता है, आयंस में टूट जाता है। तो यहाँ पर जो है वो कैल्शियम आयन और सल्फेट आयन, दो तरह के आयन यहाँ पर बन चुके हैं। इन पर आप चार्ज जो है वो देख सकते हैं और यहाँ पर ये चार्ज शो कर रहा है कि ये आयन्स हैं। तो यहाँ पर जो है वो ये आयन्स में टूट चुके हैं। अब ये जो है वो ये बैक टू उस कंपाउंड के अंदर जो है वो कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक तरह का इक्विलिब्रियम डेवलप हो चुका है बिटवीन सॉलिड फेज एंड आयंस। आयन और सॉलिड फेज मतलब यहाँ पर ये जो है वो कैल्शियम सल्फेट ये सॉलिड है और ये आयंस हैं। तो
तो आयंस जो है ये एक्वेस हैं, मतलब ये जो है वो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो चुके हैं। अब ये जो है वो बैक टू सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होते जा रहे हैं और सॉलिड फेज जो है ये आयंस में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जो है वो इक्विलिब्रियम डेवलप हो चुका है इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेट है, मतलब यहाँ पर वाटर जो है ये वाटर इनको ज़्यादा जो है वो इस कंपाउंड को ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर जो है वो इक्विलिब्रियम आ चुका है। अब ये जो है वो बैक टू उस कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब भी हम जो है वो किसी स्लाइटली सॉल्युबल साल्ट मतलब आयोनिक कंपाउंड को जो है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो क्या होता है, वो जो है वो आयोनिक कंपाउंड आयंस में टूटता है और आयंस में वो क्योंकि वो स्लाइटली सॉल्युबल है, ज़्यादा जो है वो उसके अंदर वाटर के अंदर ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं होता, इसीलिए वो जो है वो थोड़े से आयंस के अंदर टूटकर उसके बाद जो है वो आयंस बैक टू जो है वो मिलकर वो कंपाउंड्स बना रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम डेवलप हो चुका है। अब यहाँ पर सॉलिड फेज और आयंस जो है वो एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है और ये सॉल्यूशन जो बना है ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है। अब यहाँ पर हम जो है वो इसकी अगर हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब केसी की एक्सप्रेशन लिखें तो एक्सप्रेशन फॉर द आयोनिक इक्विलिब्रियम में भी, अब ये जो इक्विलिब्रियम है ये आयंस वाला इक्विलिब्रियम है तो इसे आयोनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। जब भी किसी हम सब्सटेंस को डिज़ोल्व करते हैं वाटर के अंदर तो वो आयंस बनाता है और ये आयंस बनाता है और यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम आया है ये इक्विलिब्रियम जो है ये आयोनिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो इसके अंदर हम अगर केसी की एक्सप्रेशन देखें तो यहाँ पर केसी की एक्सप्रेशन में हम जो है वो सेम टू लिखेंगे, ऊपर जो है वो हम ये आयंस जो है ये प्रोडक्ट है, ऊपर हम प्रोडक्ट लिखेंगे और नीचे जो है वो हम सेम टू सेम वो कंपाउंड लिखेंगे जो रिएक्टेंट है। तो यहाँ पर ये रिएक्टेंट है और ये आयंस जो है ये प्रोडक्ट हैं और ये हमने यहाँ पर जो है वो लिख दिए हैं। और यहाँ पर कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो हम पावर में कुछ भी नहीं देंगे, पावर में 1 है कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। तो यहाँ पर जो है वो इसकी केसी की एक्सप्रेशन बन चुकी है। उसके बाद since the concentration of solid calcium sulfate in solution is fixed, therefore it is not included in the equilibrium expression and thus Kc is replaced by Ksp, which is known as a solubility product constant, or if shortens the term called solubility products। तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास जो है वो कैल्शियम सल्फेट ये एक सॉलिड है और यहाँ पर सॉलिड की जो कंसंट्रेशन है ये इंक्लूड नहीं की जाती क्योंकि सॉलिड की कंसंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट होती है। तो सॉलिड की कंसंट्रेशन यहाँ पर कांस्टेंट होगी और ये अब हम जो है ये कांस्टेंट जो है ये हम नहीं लिखेंगे। अब इसको जो है वो केसी को हम रिप्लेस कर देंगे KSP से, क्योंकि ये जो है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का ये कांस्टेंट है तो इसीलिए हम जो है वो यहाँ पर KSP से लिख देंगे और इसको जो है वो हम हटा देंगे क्योंकि ये सॉलिड है और सॉलिड की कंसंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट होती है। तो अब जो हमारे पास एक्सप्रेशन बनी है ये एक्सप्रेशन कहलाती है KSP की एक्सप्रेशन। इसमें जो है वो हम सिर्फ आयंस लिखते हैं, जो आयंस जो है वो टूट के फॉर्म हुए हैं, जो इक्वेशन में जो आयंस हमारे पास बने हैं अब सिर्फ वो हम आयन लिखेंगे और जो उनका कोफिशिएंट है वो हम ऊपर पावर में देंगे। यहाँ पर कोई भी कोफिशिएंट नहीं है इसीलिए हमने जो है वो यहाँ पर कोई भी पावर नहीं दिया है। कंसंट्रेशन के ऊपर हम सिर्फ आयोनिक कंसंट्रेशन लिखेंगे, मतलब हम जो है वो दो जो आयंस बने हैं उनका प्रोडक्ट करके उसको हम KSP कहते हैं। अब यहाँ पर कोई पूछे कि KSP क्या है तो KSP इन दोनों का प्रोडक्ट है। हमारे पास जो मोलर कंसंट्रेशन है आयंस की, हमारे पास एक कैल्शियम आयन है एक सल्फेट आयन है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के आयन की जो मोलर कंसंट्रेशन है उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो KSP कहलाता है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो KSP की डेफिनेशन लिखी हुई है कि द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, यहाँ पर हमने जो वो मोलर कंसंट्रेशन शो की है। किसकी मोलर कंसंट्रेशन? इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ईच रेज टू द पावर ऑफ इट्स कोफिशिएंट इन आयोनाइज्ड बैलेंस केमिकल आयोनाइज्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हम आयोनाइज्ड इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम जो एक्सप्रेशन है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन है उसके अंदर हम देखेंगे कि कितना उसका कोफिशिएंट है। यहाँ पर इस एक्सप्रेशन के अंदर कोई भी कोफिशिएंट नहीं था तो हमने कोफिशिएंट कोई भी नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर जो है वो हम सिर्फ कंसंट्रेशन लिखेंगे उन आयंस की जो आयंस यहाँ पर फॉर्म हुए हैं। तो दो आयंस हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन। एक हमारे पास कैल्शियम का पॉजिटिव आयन है और हमारे पास सल्फेट का नेगेटिव आयन है। ये दो आयंस हैं, इन दोनों का जो है वो इनकी कंसंट्रेशन का हम प्रोडक्ट कर रहे हैं और इसे हम KSP कहते हैं।
तो इस KSP को जो है हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट या फिर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट कहते हैं। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, ये हमारे पास जो है वो आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है, इसे हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। अब यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP ऑफ अ सब्सटेंस इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन रिमेंस कांस्टेंट। तो किसी भी सब्सटेंस की जो KSP की वैल्यू है, मतलब जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर उसकी KSP की वैल्यू यहाँ से हम अगर फाइंड करेंगे तो वो हमेशा कांस्टेंट आएगी, क्योंकि दूसरे कांस्टेंट जो है वो इसी तरह जो है वो उनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP की वैल्यू भी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। लाइक अदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इट आल्सो चेंजेस विद टेम्परेचर। और अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो ये चेंज होती है, क्योंकि हर कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर से इफ़ेक्ट होता है। तो यहाँ पर KSP जो है वो ये भी टेम्परेचर से चेंज होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो है वो साल्ट्स हैं, और यहाँ पर साल्ट्स ये सारे स्लाइटली सॉल्युबल साल्ट्स हैं, मतलब कम डिज़ोल्व होते हैं पानी के अंदर, और इनकी जो है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू लिखी हुई है, KSP की वैल्यू लिखी हुई है। इसको आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोक्साइड्स हैं। हाइड्रोक्साइड्स यहाँ पर जो है वो MgOH2 है, जिंक OH2 है, और यहाँ पर उसके बाद कार्बोनेट्स आ गए। अब इनकी सभी की जो यहाँ पर वैल्यू है ये लिखी हुई है। तो KSP की वैल्यू यहाँ से आप इन सभी की वैल्यूज़ को देख सकते हैं और इनको जो है वो याद भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको जो है वो फाइंड भी कर सकते हैं इनके रिएक्शंस में से। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो है वो एग्जांपल्स हैं, और इन एग्जांपल्स में हम देखेंगे कि KC की जो एक्सप्रेशन है वो हम कैसे लिखेंगे, और उसके बाद जो है वो KC की वैल्यूज़ को कैसे फाइंड करेंगे। और उसके बाद अगर हमें पास जो है वो KC की वैल्यू हमें पता है और हम जो है वो दूसरे उसके सॉल्युबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, जो साल्ट हमारे पास है उस साल्ट की सॉल्युबिलिटी क्या है ये भी हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें सॉल्युबिलिटी मिली हुई है तो उसकी हम KSP की जो है वो एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं और KSP की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो 7.7 पे चलते हैं। ये एग्जांपल जो है इसके अंदर हमें ये सिखाया गया है कि कैसे हम एक्सप्रेशन लिखते हैं KSP की। तो यहाँ पर क्वेश्चन है राइट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन, मतलब KSP एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग स्लाइटली सॉल्युबल साल्ट्स। तो ये हमारे पास कुछ स्लाइटली सॉल्युबल साल्ट्स हैं, जैसे कि कैल्शियम सल्फेट, और हमारे पास जो है वो लीड सल्फेट है, और फेरस हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारे पास जो है वो कुछ FeO3 ये साल्ट्स हैं जो स्लाइटली सॉल्युबल साल्ट्स हैं। अब इनकी KC की एक्सप्रेशन कैसे KSP की एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। फर्स्ट वी इलस्ट्रेट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द आयोनिक equilibrium to find out the coefficient of each ion and then write the KSP expression। सबसे पहले हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन इनकी लिखेंगे, इनकी जो आयोनिक एक्सप्रेशन है, इक्विलिब्रियम की एक्सप्रेशन है वो लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो जब भी इनको पानी में डिज़ोल्व किया जाता है तो इनकी जो है वो इक्विलिब्रियम की एक्सप्रेशन यहाँ पर सारी एक्सप्रेशंस लिखी हुई हैं, यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो जब कैल्शियम सल्फेट को पानी में डिज़ोल्व किया जाता है तो उसके अंदर दो आयंस बनते हैं, एक कैल्शियम का +2 और सल्फेट का -2, और ये हमारे पास जो है वो दो आयंस बन रहे हैं। उसके बाद जब जो है वो लीड क्लोराइड को जब जो है वो आयोनाइज़ किया जाता है, पानी के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है, तो इसके अंदर जो है वो Pb+2 और 2Cl- ये हमारे पास आयन बनते हैं। मतलब यहाँ पर क्लोरीन के जो है वो दो आयंस बन रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोक्साइड के 3 आयंस, और यहाँ पर जो है वो आयरन के जो है वो +3 एक आयन बन रहा है +3 वाला। तो ये हमारे पास जो है वो आयंस बन रहे हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि KC की एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं। तो अब सिर्फ हमें क्या करना है, जो इनमें जो वो आयंस बन रहे हैं, जो इनका प्रोडक्ट है, उनका जो है वो उनकी कंसंट्रेशन का हमें जो वो प्रोडक्ट लेना है। तो हम आयोनिक कंसंट्रेशन लिखेंगे पहले जो है वो कैल्शियम की, तो कैल्शियम आयन यहाँ पर जो है वो इसकी पहले आयोनिक कंसंट्रेशन लिखेंगे। उसके बाद जो है वो हम सल्फेट की आयोनिक कंसंट्रेशन लिखेंगे। उसके बाद जो है वो इनका कोई कोफिशिएंट यहाँ पर है तो वो हम जो है वो पावर में लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, मतलब 1 है, तो यहाँ पर जो है वो इसका कोई भी हम कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम नीचे आते हैं नंबर 2 पे, जिसमें हमें PbCl2 का जो है वो कंसंट्रेशन हमें लिखनी है।
तो अब इसमें KSP की एक्सप्रेशन में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम जो है वो PB के आयन लिखेंगे जो हमारे पास लीड के आयन्स हैं, ये हम यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन लिखेंगे और इसके यहाँ पर जो है वो क्लोरीन की कंसंट्रेशन लिखेंगे, तो क्लोरीन आयन की कंसंट्रेशन लिख दी। उसके बाद ये जो पावर 2 है हमारे पास, ये यहाँ पर शो कर रहा है कि 2 हमारे पास जो है वो आयन्स बन रहे हैं क्लोरीन के, तो ये हम यहाँ पर हमने पावर में लिखा है, तो ये हम ऐसे इसकी लिख सकते हैं। उसके बाद हम थर्ड पे आते हैं, इसमें हम KSP के अंदर सबसे पहले जो है वो हम आयरन के जो है वो आयन्स लिखेंगे, तो Fe+3 ये आयन जो है वो इसकी आयोनिक कंसंट्रेशन आयरन की लिखेंगे। उसके बाद जो है वो हाइड्रोक्साइड की जो है वो आयोनिक कंसंट्रेशन लिखेंगे, इसमें जो वो हमारे पास 3 जो है इसका कोफिशिएंट है, तो ये हम यहाँ पर पावर में लिख देंगे। ये हमारे पास जो है वो बन गई है एक्सप्रेशन, KSP की एक्सप्रेशन बन गई है हमारे पास। उसके बाद हम आते हैं 7.8 में। 7.8 में हमें ये बताया गया है कि हम जो है वो KSP की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है सिल्वर सल्फेट। सिल्वर सल्फेट Ag2SO4 इज़ यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस टू फिल वाउंड्स। तो जो ज़ख़म होते हैं उनको भरने के लिए हम जो है वो सिल्वर सल्फेट का यूज़ करते हैं। इसका फार्मूला है Ag2SO4 और इट इज़ सॉल्युबिलिटी इन वाटर एट 25 सेंटीग्रेड। 25 सेंटीग्रेड पे इसकी जो सॉल्युबिलिटी है पानी के अंदर, मतलब जितना ये डिज़ोल्व होता है पानी के अंदर, वो है 1.43 इंटू 10 पावर -2 मोल पर DM3। तो इसका भी यूनिट हमारे पास मोल पर DM3 है। व्हाट विल बी इट्स KSP। तो KSP की वैल्यू अब इसकी क्या होगी, ये हमें फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन में आते हैं। फर्स्ट राइट द नेट आयोनिक इक्वेशन ऑफ Ag2SO4 टू नोट द नंबर ऑफ कोफिशिएंट इन ईच आयन। तो सबसे पहले हम इसकी जो है वो आयोनिक इक्वेशन लिखेंगे कि इसकी जो है वो केमिकल इक्वेशन क्या है, ये हम पूरी लिखेंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर इसकी जो है इक्वेशन हम पहले पूरी लिखेंगे ताकि हमें पता चल सके कि कोफिशिएंट्स कितने हैं आयन के अंदर। तो यहाँ पर 2 कोफिशिएंट हैं, यहाँ पर जो है वो हमारे पास कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, मतलब 1 है। देन पुट द वैल्यूज़ ऑफ आयोनिक कंसंट्रेशन इन KSP एक्सप्रेशन। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, आयोनिक जो कंसंट्रेशन है इनकी आयंस की जो कंसंट्रेशन है उसको जो है वो हम KSP की एक्सप्रेशन के अंदर पुट करेंगे और उसके बाद जो है वो हमें KSP की वैल्यू मिलेगी। तो सबसे पहले हम जो है वो आयोनिक कंसंट्रेशन देखेंगे कि आयोनिक कंसंट्रेशन इनकी क्या होगी। सबसे पहले इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो हमारे पास क्या है, 1.43 इंटू 10 पावर 2 मोल पर DM3। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक रूल होता है कि जब भी जो है वो 1 मोल अगर किसी कंपाउंड्स का जो है वो डिज़ोल्व हो रहा है और उसके आयन बन रहे हैं, तो अगर 1 मोल डिज़ोल्व हो रहा है तो यहाँ पर 1 मोल बनेंगे Ag के आयन के 1 मोल बनेंगे और SO4 के भी 1 मोल बनेंगे। तो यहाँ पर जो है ये अगर हमारे पास इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है 1.43 है, तो इसके अंदर भी हमारे पास Ag आयन के भी जो है वो 1.43 इंटू 10 पावर -2 मोल पर DM3 बनेंगे और इसके भी जो है वो 1.43 इंटू 10 पावर -2 ये मोल पर DM3 इसके इतने भी बनेंगे। तो दोनों के जो है वो सेम हमारे पास आयंस की जो तादाद है वो सेम बनेगी। लेकिन यहाँ पर 2 मोल हैं, तो यहाँ पर जो है वो हम इसको जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और उसके बाद इसकी जो है वो हमें कंसंट्रेशन मिल जाएगी और यहाँ पर इसकी सल्फेट की जो कंसंट्रेशन है वो ये सेम होगी। तो अब आते हैं यहाँ पर आयोनिक कंसंट्रेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ Ag एंड 1 मोल ऑफ SO4 सल्फेट आयन आर लिस्टेड एज। अब इसकी जो है वो आयोनिक कंसंट्रेशन इन दोनों की लिखेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम Ag की आयोनिक कंसंट्रेशन लिखेंगे। तो Ag के अंदर हम देख रहे हैं कि Ag के जो है वो 2 मोल हमारे पास हैं, तो हम इसकी पहले कंसंट्रेशन लिखेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो Ag की आयोनिक कंसंट्रेशन जो है ये इसकी यही होगी, सॉल्युबिलिटी होगी और ये हमारे पास है 1.43 इंटू 10 पावर। अब जो है वो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इसके 2 मोल्स हैं, तो यहाँ पर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका जो आंसर आ रहा है वो है 2.86 इंटू 10 पावर -2 और ये मोल पर DM3 इसकी जो है वो मोलर कंसंट्रेशन है। तो आयोनिक कंसंट्रेशन ऑफ Ag इज़ 2.86 इंटू 10 पावर -2 मोल पर DM3। तो ये इसकी जो है वो आयोनिक कंसंट्रेशन आ चुकी है। अब हमारे पास जो है वो सल्फेट की आयोनिक कंसंट्रेशन को फाइंड करेंगे। तो सल्फेट की आयोनिक कंसंट्रेशन यही सेम होगी क्योंकि इसके अंदर कोई भी नंबर ऑफ मोल नहीं है, 1 है, तो मतलब यहाँ पर ये सेम इसकी आयोनिक कंसंट्रेशन होगी। तो यहाँ पर जो है
है वो सल्फेट की आयोनिक कंसंट्रेशन यही सेम लिखी हुई है। तो ये हमारे पास जो है वो आयोनिक कंसंट्रेशन हमने लिख दी। अब हम इसको जो है वो पुट करेंगे आयोनिक कंसंट्रेशन को KSP की एक्सप्रेशन के अंदर। तो इसकी KSP की एक्सप्रेशन लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास KSP की एक्सप्रेशन लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे पास उसको जो है वो हम जो आयंस होते हैं उनकी कंसंट्रेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो Ag के आयन और यहाँ पर हमारे पास सल्फेट के आयन और इनका जो है वो कोफिशिएंट हम वो लिखेंगे जो इनके नंबर ऑफ़ मोल्स होंगे। तो Ag के 2 हैं नंबर ऑफ़ मोल्स, तो हम Ag के ऊपर पावर 2 देंगे और यहाँ पर हमारे पास कोई भी नंबर ऑफ़ मोल्स नहीं है तो यहाँ पर हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब ये इसकी KSP की एक्सप्रेशन बन चुकी है। इसके अंदर जो है वो हम एक ये वाली जो है वो इसकी आयोनिक कंसंट्रेशन और दोनों की आयोनिक कंसंट्रेशन यहाँ पर जो है वो हम पुट कर देंगे और इसके बाद यहाँ पर ये हमारे पास जो है स्क्वायर भी एक लिखा हुआ है। तो ये वाला स्क्वायर जो है वो हम पहले इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे, उसके बाद जो है वो इसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल जो वैल्यू आएगी ये हमारे पास KSP की एक्सप्रेशन वैल्यू होगी। KSP की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास फाइंड हो चुकी है और इसका यूनिट भी आपस में जो है वो यूनिट्स भी मल्टीप्लाई होंगे। अब ये यूनिट्स मल्टीप्लाई होके ये हमारे पास यूनिट बनाएंगे। तो ये यूनिट हमारे पास कैसे आया, सबसे पहले हमारे पास जो है वो मोल पर DM क्यूब है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यू के अंदर भी मोल पर DM क्यूब है और इसकी वैल्यू के भी अंदर भी मोल पर DM क्यूब है। सबसे पहले इसकी वैल्यू के अंदर जो मोल पर DM क्यूब है उस पर जो है वो स्क्वायर है। तो यहाँ पर मोल स्क्वायर और DM क्यूब 6 हो जाएगा क्योंकि दोनों का हम स्क्वायर लेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो इनका 6 हो जाएगा। उसके बाद इसको जो है हम इस वाले मोल पर DM क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो टोटल बनेगा मोल क्यूब और पर DM क्यूब पावर 9। तो ये हमारे पास जो है वो इसके अंदर बन चुके हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू हो गई KSP की। तो देखें इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमारे पास जो है वो इसकी सॉल्युबिलिटी मिली हुई है, हमारे पास Ag2SO4 की सॉल्युबिलिटी मिली हुई है। तो हमें क्या करना है, इसकी KSP की एक्सप्रेशन को फाइंड करना है, KSP की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो है वो सबसे पहले इसके आयंस की आयोनिक कंसंट्रेशन फाइंड करनी पड़ेगी क्योंकि हमेशा हम जो है वो KSP की वैल्यू में कंसंट्रेशंस को रखते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो आयंस की कंसंट्रेशन को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आयंस की कंसंट्रेशन को फाइंड किया गया है। इसमें हम क्या करेंगे, जितनी जो आयंस की कंसंट्रेशन है उसको उसके नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जो है वो 2 से हमने इसकी आयनिक कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई किया है। इसमें नंबर ऑफ मोल्स 1 ही है तो हम सेम ही रहेंगे। उसके बाद जो है वो हम नीचे इसकी KSP की एक्सप्रेशन लिखेंगे और उसमें जो है वो हम इन कंसंट्रेशंस की वैल्यूज़ को जो है वो पुट कर देंगे। उसके बाद जो है वो उन्हें सॉल्व करेंगे तो हमारे पास KSP की एक्सप्रेशन KSP की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 7.9 पे। 7.9 में हमारे पास क्या हो रहा है, द KSP ऑफ ZnOH2 इज़, तो KSP की वैल्यू यहाँ पर हमें मिली हुई है 2.1 × 10⁻⁻16 मोल क्यूब पर DM क्यूब DM पावर 9। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू है KSP की। कितने पे टेम्परेचर पे, 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। कैलकुलेट इट्स सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर DM क्यूब। तो ग्राम पर DM क्यूब के अंदर जो है वो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी। अब हमें सॉल्युबिलिटी नहीं मिली हुई, ये उसका रिवर्स है। पहले हमें सॉल्युबिलिटी मिली हुई थी, हमने जो है वो KSP की एक्सप्रेशन को फाइंड किया। अब हमारे पास जो है वो KSP की एक्सप्रेशन हमें मिली हुई है और हमें जो है वो सॉल्युबिलिटी को फाइंड करना है। तो ये उसका रिवर्स प्रोसेस हो रहा है। तो सबसे पहले हमें सॉल्युबिलिटी जो है वो मिली हुई थी, हमारे पास जो थी वो मोल पर DM क्यूब के अंदर थी। लेकिन यहाँ पर जो हमें सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी है वो है ग्राम पर DM क्यूब के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो है वो सॉल्युबिलिटी को फाइंड करेंगे मोल पर DM क्यूब के अंदर। उसके बाद जो है वो हम उसे कन्वर्ट कर देंगे ग्राम पर DM क्यूब के अंदर। तो हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम सॉल्युबिलिटी को कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो जिंक का एटॉमिक नंबर भी, एटॉमिक मास भी लिखा हुआ है। तो दिस प्रॉब्लम इज़ एग्जैक्टली रिवर्स ऑफ द प्रीवियस वन। अब ये जो प्रॉब्लम है ये पिछले से जो है वो एग्जैक्टली रिवर्स है। हमें जो है वो सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी है। हियर आर गिवन विद द वैल्यू ऑफ KSP एंड टास्क टू फाइंड आउट सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर DM क्यूब। मेकिंग द स्ट्रेटजी, फर्स्ट राइट द KSP एक्सप्रेशन इन द which ionic concentration will be written in term of S and then calculate the molar
solubility from known as KSP value finally convert into the gram per dm cube by multiplying it with the molar mass of the ZOH4। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करते हैं, ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन लिखी हुई है कि कैसे जो है वो ये इसमें डिज़ोल्व होगा और कौन से आयन्स यहाँ पर बनेंगे। तो हमारे पास 2 मोल बन रहे हैं हाइड्रो ऑक्साइड आयन के, और यहाँ पर जिंक का जो है कोई भी मोल नहीं है, कोफिशिएंट 1 है। तो सबसे पहले हम KSP की एक्सप्रेशन लिखेंगे। KSP की एक्सप्रेशन, KSP की वैल्यू तो हमारे पास है, लेकिन KSP की एक्सप्रेशन हम फिर भी यहाँ पर लिखेंगे। तो इसके अंदर जो है वो हमारे पास 2 कंसनट्रेशन आ रही हैं, इन 2 आयन्स की कंसंट्रेशन आ रही हैं, और इसमें यहाँ पर 2 जो मोल्स हैं ये हम यहाँ पर पावर में लिखेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो KSP की एक्सप्रेशन आ गई। उसके बाद आते हैं सिंस देयर आर 2 हाइड्रोक्साइड आयन्स फॉर एवरी जिंक आयन। तो यहाँ पर हर जिंक आयन के साथ जो है वो 2 हाइड्रोक्साइड आयन है। मे बी री राइट द एक्सप्रेशन एज, तो यहाँ पर अगर हम जो है वो इनको लिखें एक फॉर्म में कि हम जो है वो इनकी कंसंट्रेशंस को मान लेते हैं कि ये क्या है, ये x है। तो x इनकी जो है वो इनकी आयोनिक कंसंट्रेशन है। तो ये हमने सपोज किया है कि x क्या है, इनकी आयोनिक कंसंट्रेशन है। अब हमारे पास जो है वो KSP को जो है वो हम x की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है वो जिंक की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, वो x है, और यहाँ पर जो हाइड्रोक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, 2x है। अब यहाँ पर पावर 2 तो वो सेम यहाँ पर लिखा गया है। अब यहाँ पर जो है वो इनका हम स्क्वायर लेंगे, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर जो है ये 4 होगा, और यहाँ पर x का जो स्क्वायर है वो x स्क्वायर होगा, और इससे x मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर 4x क्यूब जो है ये वैल्यू आ गई KSP की। अब हम जो है वो KSP की जो हमें वैल्यू मिली हुई थी वो यहाँ पर पुट करेंगे। KSP की जगह KSP की वैल्यू लिखेंगे। KSP की वैल्यू है 2.1 × 10⁻⁻16, ये हमें मिली हुई है क्वेश्चन के अंदर। अब इसका ये जो है इक्वल है 4x क्यूब के। तो जब ये हमारे पास जो 4 है इसको जो है वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे उस साइड पे। यहाँ पर ये जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इस साइड पे ये डिवाइड करने शुरू कर देगा। अब ये डिवाइड करेगा तो ये जो है वो इसको डिवाइड करेगा। अब यहाँ पर डिवीज़न जब होगी तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो एक वैल्यू आएगी, और यहाँ पर जो x क्यूब है इसको जो है वो हम दोनों साइड से जो है वो क्यूब रूट निकाल देंगे। अब दोनों का क्यूब रूट करेंगे तो हमारे पास जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू यहाँ पर 3.74 × 10⁻⁻16 मोल पर dm क्यूब आ चुकी है। अगर आप मैथ के स्टूडेंट नहीं हैं तो ये आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा। x के क्यूब को ख़त्म करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, x के क्यूब को ख़त्म करने के लिए हम जो है वो दोनों तरह से हम जो है वो एक तरह का क्यूब रूट लगाएंगे। अब क्यूब जो है वो ये क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, और इस साइड पे जो है ये भी क्यूब रूट आएगा, और यहाँ पर जो है वो क्यूब रूट आएगा। तो इसको जो है वो हम क्यूब रूट जो इसका आंसर आएगा वो यहाँ पर जो है वो हम लिखेंगे, और उसका जो है वो क्यूब रूट निकालेंगे, और क्यूब रूट निकालेंगे तो ये हमारे पास जो है वो उसका आंसर आ जाएगा। तो उसके बाद जो है वो ये हमारे पास जो वैल्यू है ये मोल पर dm क्यूब के अंदर है। ये सॉल्युबिलिटी जो है ये हमारे पास मोल पर dm क्यूब के अंदर है। अब इसकी जो है वो हमें जो है वो ग्राम पर dm क्यूब के अंदर चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ग्राम पर dm क्यूब के अंदर पूछा गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है वो यहाँ पर to get the solubility in gram per dm cube find the molecular mass of zinc hydroxide which is, अब यहाँ पर हम जिंक हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू से, तब हमें जाके ग्राम के अंदर मिलेगी जो हमारी सॉल्युबिलिटी है वो। तो यहाँ पर जो है वो इसकी जब हमने फाइंड किया है मॉलिक्यूलर मास, अगर हम फाइंड करें तो इसका आता है 99.4। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 99.4 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो है 3.717 × 10⁻⁻4, और ग्राम पर dm क्यूब ये हमारा जो है वो इसके अंदर हमारी सॉल्युबिलिटी की वैल्यू आ चुकी है। तो उम्मीद है आपको ये आज का लेक्चर समझ में आ चुका होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।